डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। श्रीलंका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई समझौतों पर हुए दस्तखत। कच्चाथीवू द्वीप वापस लाने की हुई मांग। Kachathivu, which was under the control of Indian government, was given to the Sri Lankan on goodwill that we will be able to save 6 lakh Indian Tamils who have been stranded in Sri Lanka. वक्फ संशोधन विधेयक पर बढ़ा विवाद। जनता दल यूनाइटेड में इस्तीफों का दौर जारी। पार्टी ने दी सफाई। न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश के अक़लियत समाज को ये मिला है कि उनके ये भवन जो है कहीं से भी इनके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। ट्रंप की टैरिफ घोषणा से बढ़ा ट्रेड वॉर। भारत समेत दुनिया भर में शेयर बाजार हुए धराशायी। होंगी खेल की भी खबरें, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। गृहमंत्री अमित शाह का दावा, अगले चैत्र नवरात्रि तक खत्म हो जाएगा लाल आतंक। दंतेवाड़ा में की नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील। कहा, आप हमारे अपने हैं। बस्तर पंडुम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का भी किया दावा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने दायर की याचिका। कांग्रेस AIMIM सांसद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को मिली जान से मारने की धमकी। मणिपुर में शांति बहाली के लिए केंद्र सरकार ने की दोनों समुदायों के साथ बैठक। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच भरोसा और सहयोग बढ़ाने की कोशिश। बैठक में मैतेई के 6 और कुकी के 9 नेता हुए शामिल। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने काशी में IIT के छात्रों को पढ़ाया हिंदुत्व का पाठ। पूछा, RSS क्या है? बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद बोले, हिंदुओं के मंदिर, पानी और श्मशान एक हों। आम आदमी पार्टी को असम में लगा झटका। 2 दिग्गज नेताओं ने दिया इस्तीफा। राज्य इकाई के अध्यक्ष और महिला विंग की अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी। और चीन के बाद अब जापान और यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिका पर लगाया जवाबी टैरिफ। वैश्विक मंदी का खतरा बढ़ा। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 3 दिन के दौरे पर श्रीलंका गए हैं। आज कोलंबो में प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान मोदी ने भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी पर चर्चा की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण अवार्ड भी दिया, जो कि श्रीलंका का गैर नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। प्रधानमंत्री के इस दौरे में यह भी उम्मीद की जा रही है कि वो श्रीलंका सरकार के सामने कच्चाथीवू द्वीप की वापसी का भी मुद्दा उठाएंगे। एक रिपोर्ट के साथ हैं आराधना। थाईलैंड में बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को श्रीलंका पहुंचे। 3 दिवसीय यात्रा के पहले दिन भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी से जुड़े कई समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिसानायके के सामने तमिल मुद्दे को उठाया और उम्मीद जताई कि श्रीलंका सरकार तमिलों की उम्मीदों को पूरा करेगी। राष्ट्रपति दिसानायक ने अपने समावेशी दृष्टिकोण के बारे में मुझे बताया। हम आशा करते हैं कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी और श्रीलंका में संविधान के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन और प्रोविजनल काउंसिल इलेक्शन कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। फ्रेंड, भारत और श्रीलंका का संबंध आपसी विश्वास और सद्भावना पर आधारित है। अपने लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने के लिए हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे। एक बार फिर मैं गर्मजोशीपूर्ण स्वागत के लिए राष्ट्रपति दिसानायक का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 4थी श्रीलंका यात्रा है। हालांकि श्रीलंका में गृहयुद्ध और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद राष्ट्रपति बने अनुरा कुमारा दिसानायके के कार्यकाल में पीएम मोदी पहली बार श्रीलंका गए हैं। 3 महीने पहले दिसानायके भारत की यात्रा पर आए थे। पीएम मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते पर मुहर लग गई है, जिसे हाल के दिनों में भारत श्रीलंका संबंधों की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। I thanked Prime Minister Modi and the government of India. दिसानायके कह रहे थे कि जरूरत के समय भारत की मदद हमारे लिए बेहद अहम रही है। इसके लिए मैंने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि श्रीलंका अपने इलाके का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा।
प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान कच्छातीवू द्वीप पर भी बात करने की उम्मीद की जा रही थी, जिसे कई साल पहले भारत ने श्रीलंका को दे दिया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इस द्वीप को भारत लाने की अपील की है और पिछले दिनों इस बारे में तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने भी उनकी बात का समर्थन किया है। Yeah, there is a welcome stand by the Honorable Chief Minister. We need to understand that Kachativu is a long. मणिकम टैगोर कह रहे थे कि मुख्यमंत्री स्टालिन का ये कदम स्वागत योग्य है। कच्छातीवू एक पुराना मुद्दा है। 1970 के दशक में जब सिंघली तमिलों पर हमला कर रहे थे, उस समय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप किया था और श्रीलंका से 6 लाख तमिलों को बचाने के लिए एक राजनयिक दल भेजा गया था। उस समय सद्भावना के तहत और राजनयिकों के सुझाव पर उसे श्रीलंका को दे दिया गया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका की यात्रा कर रहे हैं, तो अब इस द्वीप पर भारत को अपना दावा पेश करना चाहिए। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। प्रधानमंत्री मोदी के श्रीलंका दौरे को लेकर जो खास मुद्दे उठ रहे हैं, उनमें सबसे अहम है मछुआरों की रिहाई का और कच्छातीवू द्वीप को फिर से भारत लाने का। क्या है कच्छातीवू द्वीप का मामला और तमिलनाडु की राजनीति के लिए यह इतना अहम क्यों है, यही समझने की कोशिश की है हमारे साथी अतुल सिन्हा ने अपनी इस रिपोर्ट में। जिस श्रीलंका ने प्रधानमंत्री मोदी को मित्र भूषण सम्मान से नवाजा, उसी मित्र देश से अपने मछुआरों की रिहाई की मांग या फिर कच्छातीवू द्वीप वापस लेने की मांग करने के पीछे की सियासत क्या है, यह समझने के लिए जानना जरूरी है कि आखिर यह मामला है क्या। तमिलनाडु में अपने पैर तेजी से जमाने की कोशिश में लगी भाजपा के लिए मछुआरों का मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि उसे पता है कि यह वहां की जनता के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। चाहे AIADMK हो या DMK, दोनों ने ही हर चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाया और इसी 2 अप्रैल को M.K. स्टालिन की सरकार ने विधानसभा में कच्छातीवू वापस लेने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए प्रस्ताव भी पारित किया। इसका तमिलनाडु की भाजपा ने भी समर्थन किया। दरअसल तमिलनाडु में मछुआरों की आबादी करीब 10.5 लाख है और वह यहाँ के करीब 14 तटीय गांवों में बसे हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि भला यह कच्छातीवू द्वीप विवाद है क्या। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो विशाल समुद्री क्षेत्र है उसे पाक स्ट्रेट कहा जाता है और इसी पाक स्ट्रेट में कई द्वीप हैं। इन्हीं में से एक है कच्छातीवू। यह 285 एकड़ में फैला है और अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। कहते हैं कि 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद यह द्वीप बना। यहाँ से रामेश्वरम की दूरी है करीब 19 किलोमीटर और श्रीलंका का जाफना यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। 17वीं शताब्दी में मद्रास प्रांत के गवर्नर थे रॉबर्ट पाक। उन्हीं के नाम पर इस समुद्री क्षेत्र का नाम पाक स्ट्रेट रखा गया। 17वीं शताब्दी में ही मद्रास प्रांत के रघुनाथ देव किलावन ने कच्छातीवू द्वीप पर अपना राज स्थापित कर लिया। तब इस द्वीप पर भारत और श्रीलंका दोनों देशों के मछुआरे आते थे और अपने जाल सुखाते थे। अंग्रेजों के दौर में ही 1902 में इस द्वीप को रामनाथपुरम साम्राज्य के राजा को दे दिया गया। राजा यहाँ से मालगुजारी उगाही करके उसका एक हिस्सा अंग्रेजों को देते थे। 1913 में हुए एक समझौते के तहत कच्छातीवू को भारत का हिस्सा बताया गया। तभी से इसे लेकर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद शुरू हुआ। अब आते हैं 70 के दशक में। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने के अपने अभियान के तहत श्रीलंका की तत्कालीन प्रधानमंत्री सिरिमाव भंडारनायके के साथ 4 समुद्री जल समझौते किए। इसके तहत भारत ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। उस दौरान भी तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री M. करुणानिधि ने इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखकर इसका विरोध किया था। हालांकि इस समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को यहां मछली मारने और जाल सुखाने की इजाजत दी गई थी। इसी वजह से भारतीय मछुआरे वहां आते जाते रहते थे। लेकिन 2009 के बाद श्रीलंका की जो नौसेना थी वह यहां पहुंचने वाले भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करने लगी। इसके बाद यह विवाद और बढ़ा। तमिलनाडु के मछुआरे समुदाय ने इस मामले को गंभीरता से उठाया और तभी से तमिलनाडु में हर बार ये मुद्दा चुनाव पर छाया रहता है और इसे तमिल अस्मिता से जोड़ा जाता है। उसी दौरान LTTE का संघर्ष तेज हुआ और श्रीलंका के लिए मुश्किलें बढ़ीं। जाफना पर भी LTTE ने कब्जा किया। बाद में LTTE और श्रीलंका के बीच युद्ध विराम के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने कच्छातीवू के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद से भी ये मुद्दा तेजी से उठा और मोदी ने खुद संसद में कहा कि इंदिरा गांधी ने कच्छातीवू को श्रीलंका को देकर गलती की और उनकी सरकार इसे वापस लाएगी। जाहिर है मोदी के श्रीलंका दौरे को लेकर मछुआरों का
और खासकर कच्चा थीवू द्वीप को वापस लाने का जो मुद्दा है वो एक बार फिर सुर्खियों में है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधेयक दोनों सदनों में भले ही पास हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर कई याचिकाएं दायर की जा रही हैं और विरोध प्रदर्शन भी लगातार हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा राजनीतिक नुकसान जिस पार्टी का होता दिख रहा है वो है नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड। पार्टी के तमाम नेताओं के इस्तीफे के बाद आज कुछ मुस्लिम नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ साबित हो गया कि डैमेज कंट्रोल की कोशिशों के बावजूद डैमेज कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। एक रिपोर्ट के साथ हैं अंशिता। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के बाद ही जनता दल यूनाइटेड में बिखराव शुरू हो गया था, लेकिन राज्यसभा में भी जब विधेयक पारित हो गया तो इस्तीफों की झड़ी सी लग गई। पार्टी के स्टैंड को लेकर कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफे देने शुरू कर दिए। हालांकि जेडीयू के कुछ नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि इस्तीफा देने वाले नेताओं का पार्टी से कोई वास्ता ही नहीं है, लेकिन ये कहना इतना आसान नहीं था। पार्टी को हो रहे नुकसान को देखते हुए ये दिखाने की कोशिश की गई कि पार्टी में कोई बिखराव नहीं हो रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम नेताओं को बुलाया गया। पार्टी नेता अंजुम आरा ने बताया कि पार्टी ने क्यों इस बिल को समर्थन दिया। जनता दल यूनाइटेड का जो कंसर्न हम लोगों ने आदरणीय दिलेश्वर कामत जी के माध्यम से जो पार्टी का कंसर्न था, जो हमने सुझाव दिया था, उस सुझाव को अक्षरशः पालन किया गया है। और हमारा जो कंसर्न था जेपीसी के समक्ष जो रखा था हम लोगों ने, वो था कि जो सामाजिक संगठनों के बड़े नेता थे उन लोगों ने अपनी आशंकाएं, अपनी चिंताएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के समक्ष रखा था और उन्हीं आशंकाओं और चिंताओं को हम लोगों ने जेपीसी के समक्ष हम लोगों ने रखने का काम किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू के कुछ वो नेता भी आए थे जो पिछले कुछ दिनों से वक्फ बिल के खिलाफ पार्टी के स्टैंड की आलोचना कर रहे हैं, बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं। हालांकि इन नेताओं के रुख से साफ जाहिर हो रहा था कि वो वहां सिर्फ दिखाने के लिए बैठे हैं। स्टैंड उनका अभी भी क्लियर है और वही है जो पहले था। कुछ नेताओं से पत्रकारों ने सवाल पूछने की भी कोशिश की, लेकिन सवाल जवाब को नकार दिया गया। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जेडीयू के ही प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने इन नेताओं के लिए कहा था कि ये पार्टी के नेता ही नहीं हैं। देखिए, इनमें पार्टी का तो कोई नेता नहीं है, मैंने ऑन रिकॉर्ड पहले भी कहा है। और कल केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने और मैंने स्वयं पिछले 48 घंटे में कई अवसरों पर ये कहा कि जो नाम जनता दल यूनाइटेड के साथ होने का दावा कर रहे हैं, इनमें पार्टी के सांगठनिक ढांचे में कोई भी व्यक्ति नहीं है। जिस कासिम अंसारी के नाम को लेकर के इतनी सारी बातें कही गई, वो दरअसल एआईएमएम के टिकट पर 2020 का चुनाव लड़े, 499 वोट मिले, वो कहाँ हैं, किस दल में है, ये किसी को जानकारी नहीं है। और कुछ अन्य नाम भी आए। एक नाम जो सुर्खियां बटोर रहा है वो जन सुराज के कार्यक्रम में देखा गया। तो ये एक सुनियोजित साजिश कहीं न कहीं रची जा रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए बीजेपी सरकार की निगाह वक्फ की जमीनों पर है। देखिए, सबसे बड़ी भू माफिया पार्टी अगर कोई है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी। आप केवल गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ, इन 4 जिलों की रजिस्ट्रियों की जांच कर लें। सरकारी जमीन हो, तालाब हो, विवादित हो, या अपने पुलिस के प्रभाव से या और किसी के प्रभाव से जमीन छीनी जाती, तो सबसे ज्यादा छीनी गई है। और सबसे ज्यादा जमीन भूमाफियागिरी अगर कहीं हुई है तो गोरखपुर में हुई है, अयोध्या में हुई है। कुछ मिनटों में कितना मुनाफा। आप आज पत्रकार हैं, अगर जानना चाहें कि रजिस्ट्रियां किसकी हुई हैं, एक भी अयोध्या की रजिस्ट्री आप नहीं पा सकते हैं, क्योंकि सब भारतीय जनता पार्टी के लोग मुनाफा कमा लिए। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के दूसरे सहयोगी दलों के नेता जिस तरह पार्टी छोड़ रहे हैं, उससे इन राजनीतिक दलों के भविष्य पर संकट दिख रहा है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी।
खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। दुनिया के उन तमाम देशों के शेयर बाजारों में खलबली मची हुई है जो अमेरिका के साथ कारोबार करते हैं। ट्रंप के टैरिफ पर चीन के जवाबी टैरिफ ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में मंदी की आहटें सुनाई दे रही हैं। भारत के शेयर बाजार पर भी इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते कैसा रहा शेयर मार्केट, बता रही हैं आंचल। अमेरिकी टैरिफ के बाद दुनिया भर के बाजारों में बिकवाली में आई तेजी का असर भारत के शेयर बाजार में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अमेरिका के बड़े टैरिफ और फिर अन्य देशों की जवाबी कार्रवाई के बाद ट्रेड वॉर तेज होने और इसकी वजह से आर्थिक मंदी की आशंका के चलते ऐसा लग रहा है कि निवेशकों का आत्मविश्वास हिल गया है। भारतीय शेयर मार्केट की बात करें तो शुक्रवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स तक गिर गया और आखिरकार ये 931 पॉइंट्स की कमी के साथ 75,365 पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी भी 346 पॉइंट्स गिरकर 22,904 पर बंद हुआ। चीन ने जिस तरह अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा की और फार्मा सेक्टर में भी टैरिफ की तलवार लटकती दिखाई दे रही है, उसे देखते हुए अब ये उम्मीद भी कमजोर पड़ने लगी है कि भारत को अमेरिका ने डिस्काउंटेड टैरिफ का जो दिखावा किया है उससे भारत को कोई फायदा होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवा क्षेत्र यानी फार्मा सेक्टर पर भी भारी भरकम टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिससे निफ्टी फार्मा सूचकांक 4.03% तक फिसल गया। 27 जुलाई 2021 के बाद ये इस सेक्टर में सबसे बड़ी गिरावट है। वहीं निफ्टी IT सूचकांक भी 3.6% तक नीचे गिर गया। पिछले 2 कारोबारी सेशंस में IT सेक्टर के शेयरों का सूचकांक 7.6% तक नीचे आ गया। IT कंपनियां अपने रेवेन्यू का ज्यादातर हिस्सा अमेरिका से हासिल करती हैं। इस बीच चीन ने अमेरिका के टैरिफ के जवाब में 34% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, जो आगामी 10 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। चीन का कदम साफ तौर पर इस बात का संकेत माना जा सकता है कि दूसरे देश भी अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगा सकते हैं और यदि ऐसा हुआ तो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था संकट में आ सकती है। चीन समेत दूसरे एशियाई देशों की तुलना में अमेरिका ने भारत पर टैरिफ तो जरूर कुछ कम लगाए हैं, लेकिन दुनिया भर में जिस तरह की आर्थिक अनिश्चितता बढ़ रही है उससे भारतीय बाजार पर भी बुरा असर पड़ना तय है। अमेरिका ने भारी भरकम टैरिफ ऐसे समय में लगाया है जब पिछले 2 तिमाहियों से भारतीय कंपनियों की इनकम काफी कम रही है। जानकारों का कहना है कि अन्य देशों की तुलना में भारत पर अमेरिका के टैरिफ का सीधा असर हो सकता है ज्यादा ना दिखे, लेकिन इतने ज्यादा टैरिफ यानी करीब 27% की उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। IPL 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के स्पिनर दिग्वेश राठी अपनी शानदार गेंदबाजी के साथ साथ अपने अनोखे नोटबुक सेलिब्रेशन को लेकर भी सुर्खियों में बने हुए हैं। दिल्ली के इस 25 साल के मिस्ट्री स्पिनर ने अपने डेब्यू सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक 6 विकेट झटके हैं, जिसमें उनकी इकोनॉमिक रेट 7.62 की रही है। हालांकि उनके सेलिब्रेशन ने उन्हें चर्चा में तो ला दिया, लेकिन BCCI की सख्ती का भी शिकार बनाया। दिग्वेश राठी ने पहली बार पंजाब किंग्स के खिलाफ 1 अप्रैल को खेले गए मैच में प्रियांश आर्या को आउट करने के बाद नोटबुक सेलिब्रेशन किया था। इस दौरान उन्होंने प्रियांश के कंधे से कंधा टकराया और नोटबुक में कुछ लिखने का इशारा किया। BCCI ने इसे IPL के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना और उनके खिलाफ कार्रवाई की। उन्हें 1 डिमेरिट पॉइंट दिया गया और उनकी 25% मैच फीस यानी 1.87 लाख रुपए काट लिए गए। इसके बावजूद दिग्वेश ने अपनी हरकत दोहराई। 4 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेले गए मैच में उन्होंने नमन धीर को आउट करने के बाद फिर से नोटबुक सेलिब्रेशन किया। इस बार उन्होंने बल्लेबाज से कंधे नहीं टकराए, लेकिन BCCI ने इसे दूसरी बार कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना। नतीजतन उनके खाते में 2 मेरिट पॉइंट्स जोड़े गए और 50% मैच फीस यानी 3,75,000 रुपए काट लिए गए। इस तरह 2 मैचों में दिग्वेश को कुल 5.62 लाख रुपए का नुकसान हुआ। दिग्वेश राठी का ये IPL में पहला सीजन है। उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने मेगा ऑक्शन में 30 लाख रुपए की बेस प्राइस पर खरीदा था। इसके अलावा उन्हें हर मैच के लिए 7.5 लाख रुपए की मैच फीस मिलती है, जिसमें से ये जुर्माना काटा गया। हालांकि इस जुर्माने का असर उनकी ऑक्शन प्राइस पर नहीं पड़ा। दिग्वेश ने पिछले साल दिल्ली प्रीमियर लीग में 10 मैचों में 14 विकेट लेकर सुर्खियां बटोरी थी। उनकी इस प्रतिभा को देखते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया, लेकिन उनके सेलिब्रेशन ने अब तक उनके प्रदर्शन से ज्यादा चर्चा बटोरी है। BCCI की सख्ती के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दिग्वेश भविष्य में अपने सेलिब्रेशन के अंदाज में कोई बदलाव करते हैं या नहीं। यश त्रिवेदी, DB लाइव रेडियो।
खेल की खबरें सुना रहे थे यश त्रिवेदी। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।